तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और वास्को द गामा के उस नाटकीय सफर की दिशा तय करते हैं। एक नाविक की पुरानी लॉगबुक के पन्नों को पलटते हुए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एडवांस्ड मैथ्स और हद से ज्यादा सहनशक्ति ने ग्लोबल इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज का हमारा एजेंडा एक समुद्री नक्शे की तरह काम करेगा। हम शुरुआत करेंगे दा गामा की अर्ली एजुकेशन से, फिर उनकी भयानक पहली यात्रा से होते हुए आखिर में वाइसरॉय के रूप में उनके कड़े प्रशासनिक कार्यकाल तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक कप्तान को सच में समझने के लिए हमें उनके फ्लैगशिप पर कदम रखने से पहले कि उनकी डिसिप्लिन और उनकी दृढ़ता की नींव को समझना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एवेरा में उनकी शुरुआती शिक्षा, जहां उन्होंने एडवांस्ड मैथ्स और नेविगेशन पढ़ा, और 1492 में फ्रेंच जहाज़ों पर उनका आक्रामक कब्जा, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ती हैं। उनके अंदर शार्प बौद्धिक गणना यानी कैलकुलेशंस और सैन्य आक्रामकता का एक बेजोड़ मिश्रण था, और सच कहूं तो इस अनप्रेसिडेंटेड एक्सपीडिशन के लिए बिल्कुल यही चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस तकनीकी हथियारों के जखीरे को जिसने आगे चलकर वेनिशियन और अरब व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ना संभव बनाया। 8 जुलाई 1497 जब ये बेड़ा रवाना हुआ तो इसकी लॉजिस्टिक्स कमाल की थी। समुद्र में लंबे समय तक टिकने वाले भारी कार्गो बेयरिंग कैरेक्स के साथ साथ हल्के और तेजी से खोज करने वाले कैरावेल्स को भी शामिल किया गया था। एक लंबा अनजान सफर तय करने के लिए ऐसी बैलेंसिंग बेहद जरूरी थी। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखिए, ये डायरेक्टली फ्लैगशिप सांव गब्रियल के आकार को दर्शाते हैं। एक अनजान और खतरनाक समुद्र में जिंदा रहने के लिए इस विशाल जहाज को वर्चुअली एक तैरते हुए किले की तरह बनाया गया था। लेकिन यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? डामा गामा का दल केवल साहस के बल पर इतना लंबा सफर तय नहीं कर रहा था। उन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, एस्ट्रोलेब्स और क्वाड्रेंट्स का भरपूर इस्तेमाल किया। ये ऐसी टेक्निक्स थीं जिन्हें मुस्लिम और ज्यूइश विद्वानों ने डेवलप किया था, और इन्हीं के दम पर खुले समुद्र का सटीक नक्शा बनाना मुमकिन हो पाया। लॉगबुक की सबसे साहसिक एंट्री तब आती है जब ये नाविक किनारों की सुरक्षा छोड़कर अटलांटिक महासागर की डरावनी गहराइयों में उतर गए। 10,000 किलोमीटर। जरा इस नंबर को पर्सपेक्टिव में रखकर देखिए। इसे वोल्टा दो मार या लूप ऑफ द सी कहा जाता था। वास्को डी गामा ने लगातार 3 महीने तक खुले अटलांटिक में दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जहाज चलाया। जमीन को देखे बिना की गई ये उस दौर की सबसे लंबी यात्रा थी, लिटरली अपने आप में एक रिकॉर्ड। अब इस मैप और इनकी स्टॉप्स को ट्रैक कीजिए। जुलाई 1497 में लिस्बन से निकलकर मोजाम्बिक में दुश्मनी झेलने के बाद मलिंडी में एक पायलट का मिलना और आखिर में कैलिकट पहुंचना। अफ्रीकन महाद्वीप के चक्कर लगाने का फायदा साफ था। इसने एक सीधा रास्ता खोल दिया जिसने ऑटोमन एम्पायर के महंगे लैंड बेस्ड व्यापार को पूरी तरह बाईपास कर दिया। सफर में गणितीय सटीकता और नेविगेशन की तो जीत हुई, पर सच कहूं तो उनके हर दिन के स्ट्रगल्स की रियलिटी किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। यहां का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ इंडिया की ओर आने वाला सफर सिर्फ 23 दिनों में पूरा हो गया, और दूसरी तरफ वापसी का सफर जो मॉनसून की हवाओं के बिल्कुल खिलाफ था। 132 दिन। 132 दिन का यह सफर एक नर्क जैसा अनुभव बन गया, जिसने मानवीय सहन शक्ति को उसकी आखिरी लिमिट तक पुश किया। और उन दिनों में खुले समंदर में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और जहाज नहीं था, वो स्कर्वी जैसी भयानक मेडिकल कंडीशन थी। फिजिकल हार्डशिप्स और कुपोषण ने ओरिजिनल 170 लोगों की क्रू में से 115 की जान ले ली। मसालों का वो बेशकीमती कार्गो वापस पोर्चुगल लाने के लिए एंड में सिर्फ 55 लोग ही जिंदा बचे थे। अब यहां से कहानी में एक प्रोफाउंड पिवट आता है। एक नॉर्मल एक्सप्लोरर की डायरी और उसके सर्वाइवल की कहानी अचानक एक साम्राज्य के हमले और कोआजन का आदेश कैसे बन जाती है। 1502 आते आते लॉगबुक की एंट्रीज का टोन पूरी तरह बदल गया। नेविगेशन की बातों की जगह अब सीधे तौर पर ठंडी प्रतिशोधात्मक हिंसा ने ले ली थी। हुआ ये कि किंग मैनुअल फर्स्ट को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि सिर्फ डिप्लोमेसी या बातचीत से एग्जिस्टिंग ट्रेड मोनोपोलीज को नहीं तोड़ा जा सकता। नतीजा, एक हेविली मिलिटराइज दूसरी यात्रा। 20 वॉरशिप्स का एक विशाल और खतरनाक बेड़ा भेजा गया जिसका मकसद कमर्शियल डोमिनेंस और बदला लेना था। इतिहास के इन पन्नों को इम्पार्शियल तरीके से देखें तो ये पता चलता है कि मुस्लिम व्यापारियों और स्थानीय शासकों के खिलाफ हिंसा और डराने धमकाने के ये एक्ट्स अचानक नहीं थे। चाहे वो किल्वा पर दबाव डालना हो, पिलग्रिम से भरी मिरी शिप को जलाना हो या कैलिकट पर बमबारी,
ये सब एक नया ग्लोबल ट्रेड मोनोपोली एनफोर्स करने के लिए जानबूझकर किए गए एक्ट्स थे। और ये चीजें इतनी मैटर क्यों करती हैं? क्योंकि इन्होंने अकेले ही द गामा इपॉक की शुरुआत की। वेनिशियन और ऑटोमन मोनोपोलीज पूरी तरह बाईपास हो चुकी थीं। दुनिया भर की ढेर सारी दौलत अब सीधे पोर्चुगीज एम्पायर की तरफ शिफ्ट हो रही थी। ग्लोबल पावर डायनामिक्स अब हमेशा के लिए बदल चुके थे। चलिए अब सफर के आखिरी चैप्टर पर आते हैं, जहां डगामा एक एडमिरल से एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर यानी वॉइसरॉय बन जाते हैं। 1524 तक हालात काफी खराब हो चुके थे। रेवेन्यूज गिर रहे थे और करप्शन बढ़ चुका था। ऐसे सीवियर चैलेंजेस को फेस करने के लिए किंग ने ड गामा को वाइसरॉय बनाकर वापस इंडिया भेजा। क्यों? ताकि वो अपनी कड़ी अनुशासन वाली फियरसम रेपुटेशन का इस्तेमाल करके सिस्टम को ठीक कर सकें। समुंदर में अपने आखिरी दिनों में भी द गामा ने डरावने थ्रेट्स का सामना किया। सितंबर 1524 में दबुल के पास अचानक एक सबमरीन भूकंप आया। समुंदर लिटरली उबलने लगा, जिससे बैटल्स में तपे हुए सैनिक भी घबरा गए। लेकिन द गामा ने इस मौके का इस्तेमाल ये दावा करने के लिए किया कि समुंदर खुद उनके सामने कांप रहा है। उनकी साइकोलॉजिकल ग्रिप वाकई में कमाल की थी। लेकिन ऑर्डर लागू करने के इरादे से आने के कुछ ही महीनों बाद एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। क्रिसमस ईव 1524 को कोचीन में मलेरिया के चलते द गामा की मौत हो गई और इस तरह केप रूट के इस आर्किटेक्ट की कहानी वहीं खत्म हुई। हिंद महासागर को खोलकर इस एक अकेले खोजकर्ता ने ग्लोबलाइजेशन के एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसने ओल्ड वर्ल्ड की आर्थिक सरहदों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। एवरीथिंग चेंज्ड। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर से हम क्या टेक अवे लें? ये लॉगबुक हमें इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। अगर मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड की नींव एक तरफ बेजोड़ मैथ्स और दूसरी तरफ क्रूर वायलेंस पर रखी गई थी, तो आने वाला इतिहास इस सब की क्या कीमत तय करेगा? सोचिए जरूर इस बारे में।